अधिनियम कानून जो है एंटी डिफेक्शन लॉ, वो ये कहता है कि आपको 2/3 से ज्यादा बहुमत होनी चाहिए, तब आप जो हैं वो टूट करके जा सकते हैं और अपनी सदस्यता रद्द होने से आप बच सकते हैं। लेकिन ये 6 विधायक कहां जाएंगे ये हमको नहीं मालूम। और दूसरी चीज आप देखिए, एक बड़ी रोचक बात हो रही है, ठीक उसी तरीके से जैसे शिवसेना में हुई थी, अपने आप को गुट नहीं बताया था उन्होंने, एकनाथ शिंदे ने, वो अपने आप को ही शिवसेना बता रहे थे। तो क्या यही रणनीति अपनाई जा रही है? बिल्कुल एकदम टेक्स्ट बुक यही रणनीति अपना रहे हैं अजीत पवार, कि वो ये कह रहे हैं हमने तो पार्टी तोड़ी ही नहीं, क्योंकि हम ही पार्टी। अब ये साबित होगा कि कितने विधायक उनके साथ जाते हैं। अब 17 तो शरद पवार के साथ। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर ऐसा है तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार चल कैसे रही, है ना? क्योंकि कायदे में तो जो पीडीटी आचार्य साहब कह रहे हैं, तो फिर तो ये हो ही नहीं सकता था, क्योंकि बहुत सारे एमएलएज अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ। तो उस पर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता तय करने का फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया है, और वो मामला भी महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर के सामने है। अब आते हैं दूसरे मामले पर कि एनसीपी में चुनाव निशान और पार्टी का नाम किसे मिलेगा। यह फैसला चुनाव आयोग को करना है। आपको याद होगा कि जब शिवसेना का मामला आया था, तो अंत में चुनाव आयोग ने यह तय कर दिया कि वो एकनाथ शिंदे को चला जाएगा। चुनाव आयोग को इस केस में दोनों ही गुटों की ओर से पत्र भेज दिए गए हैं। शरद पवार गुट ने 3 जुलाई को अपना पत्र लिखा है, जबकि अजीत पवार के गुट ने 5 जुलाई को चुनाव आयोग को अपना पत्र भेजा है। लेकिन चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक इससे पहले 30 जून को भी अजीत पवार गुट ने एक पत्र उसे लिखा, जिसमें कहा गया कि अजीत पवार को 30 जून को ही अध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक इसके पहले दिन यानी 1 जुलाई को अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। लेकिन क्या आपको याद है कि 30 जून को अजीत पवार को पार्टी का अध्यक्ष चुने जाने की खबर नहीं दिखाई या कहीं दिखाई दी? तो ऐसा अजीत पवार गुट ने क्यों किया हो? जानकार कहते हैं कि शिवसेना में एकनाथ शिंदे की बगावत से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बहुमत किसके साथ है, इसका फैसला चुने हुए विधायक नहीं बल्कि पार्टी करेगी जो विधायकों को टिकट देती। इसी के मद्देनजर अजीत पवार गुट ने पत्र में लिखा है कि 30 जून को उन्हें अध्यक्ष चुन लिया गया। लेकिन हमने एनसीपी का संविधान पढ़ा है, क्योंकि देखिए इतनी खिचड़ी हो जाती है इन सब मामलों में कि आपको फिर किताबों पर वापस जाना पड़ता है और यह जानने का प्रयास करना पड़ता है कि भाई कानून क्या कहता है। हर बार लगातार यह मामला कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, कानून, उनके जानकारों के पास चला जाता है। तो संविधान क्या कहता है एनसीपी पार्टी का? उसमें अध्यक्ष का चुनाव इतना आसान दरअसल नहीं है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप एक दिन एक चिट्ठी में अपने आप को अध्यक्ष डिक्लेयर कर दें। ऐसा एनसीपी का ही संविधान बताता है। एनसीपी के संविधान के आर्टिकल 20(2) के मुताबिक कोई भी 10 डेलीगेट्स एनसीपी अध्यक्ष के चुनाव के लिए नाम प्रस्तावित कर सकते हैं और यह प्रस्ताव वर्किंग कमेटी के द्वारा तय तारीख तक या उससे पहले रिटर्निंग अधिकारी तक पहुंचना चाहिए। यहां खास बात यह है कि एनसीपी के संविधान के आर्टिकल 21 के हिसाब से वर्किंग कमेटी के एनसीपी के अध्यक्ष भी होंगे, यानी शरद पवार की मौजूदगी के बिना वर्किंग कमेटी अधूरी है। आप देख रहे हैं संविधान यह कहता है कि यह बदलाव हो ही नहीं सकता जब तक वर्किंग कमेटी ना बैठे, और वर्किंग कमेटी में उस समय के हिसाब से शरद पवार होने चाहिए। शरद पवार को तो पता ही नहीं है कि 30 जून को अजीत पवार को चुना जा चुका है। एनसीपी के संविधान का आर्टिकल 20(5) यह कहता है कि चुनाव में भाग ले रहे उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक होने और वर्किंग कमेटी द्वारा तय चुनाव की तारीख के बीच कम से कम 7 दिन का वक्त होना चाहिए, 7 डेज। यानी यहां भी वर्किंग कमेटी के सदस्य के तौर पर शरद पवार की भूमिका है, और क्या 7 दिन की सीमा का पालन हुआ? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि यह तो एनसीपी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। अब एनसीपी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 20(6) को देखते हैं। इसका यह प्रावधान देखिए। इसके मुताबिक एनसीपी की स्टेट कमेटी वोटिंग के तुरंत बाद बैलेट बॉक्स को नेशनल कमेटी को भेज देगी। आर्टिकल 14(2) इसके मुताबिक
नेशनल कमेटी में पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, यानी कि शरद पवार की भूमिका यहां पर भी है। अगर हम एनसीपी के संविधान के प्रावधान के सारे स्टेज को देखें तो अजीत पवार के एनसीपी अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया को कानूनी रूप से सही साबित करना एकदम आसान नहीं होगा, क्योंकि संविधान, उन्हीं की पार्टी का संविधान उनके खिलाफ नजर आता है। अब हम एनसीपी के संविधान के इमरजेंसी प्रावधान को देखते हैं, क्योंकि भाई देखिए, एक इमरजेंसी प्रावधान भी होता है, आपातकाल की स्थिति, तो उसमें वो प्रावधान क्या कहता है, कहीं उसका ना इस्तेमाल किया हो। तो आर्टिकल 20(7) इसके मुताबिक इमरजेंसी की स्थिति में अगर पार्टी के अध्यक्ष मौजूद नहीं है तो सबसे सीनियर महासचिव अध्यक्ष की भूमिका में होंगे, यानी कि जो जनरल सेक्रेटरी सबसे सीनियर होगा वो बन जाएगा प्रेसिडेंट। शरद पवार के विश्वस्त नेता जितेंद्र आव्हाड एनसीपी के सबसे वरिष्ठ महासचिव हैं। ऐसे में अजीत पवार को इस प्रावधान का भी लाभ मिलता हुआ कम से कम कागज में तो नहीं दिख रहा है, और बहुत कठिन है डगर पनघट, इतना आसान नहीं। साफ है कि जो ये देख रहे थे, ये पूरा ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये धारा वो धारा, इसकी मोटी मोटी बात ये है कि ये सारी धाराएं बड़े बड़े वकीलों के पास सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली है, या इलेक्शन कमीशन में जाने वाली है, या स्पीकर के सामने इनका जिक्र होने वाला है। तो तैयार रहिए, ये सारी चीजें अभी आपको पता लगेंगी महाराष्ट्र के संदर्भ में। और अब देखते हैं कि शरद पवार के करीबी नेता अनिल देशमुख आज की बैठक और चुनाव निशान को लेकर के क्या कह रहे हैं। अनिल देशमुख से हमने बात की और उनसे हमने जानने की कोशिश की कि उनकी टिप्पणी क्या है इस पर। देखिए, आज हमारा जो सम्मेलन हुआ पवार साहब के नेतृत्व में, और दूसरा सम्मेलन आज ही हुआ अजीत पवार साहब के नेतृत्व में। आज की तारीख में अभी 8-9 महीने में असेंबली के चुनाव लगने वाले, तो एमएलए लोगों का आंकड़ा कोई मायना नहीं रखता। तो इसमें पहली बात तो है कि किस प्रकार से बड़ी तादाद में राष्ट्रवादी के साथ में पवार साहब के नेतृत्व में हमारे पार्टी में बड़ी तादाद में, जो पूरे महाराष्ट्र से कितने बड़ी तादाद में कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो आए थे, वो बहुत बड़ी तादाद में हमारे सम्मेलन में उपस्थित थे। वहाँ पे आदरणीय पवार साहब ने, शरद पवार साहब ने मार्गदर्शन किया। और आज की तारीख में मैं बताना चाहता हूँ, जो बीच में इलेक्शन कमीशन ने जो शिवसेना के टाइम जो निर्णय दिया था, उसके हिसाब से पार्टी का सिंबल भी हमारे पास ही रहेगा और पार्टी भी हमारे पास रहेगी। और इस मसले पर हमने महाराष्ट्र की राजनीति को करीबी से निगाह रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे से भी बात की। देखिए, जो आंकड़ा सामने है उस आंकड़े के हिसाब से अजीत पवार गुट में ज्यादा एमएलए है, ये तो क्लियर हो गया है। मगर दूसरी बात यह कि जो एमएलए आज की मीटिंग में, दोनों तरफ की मीटिंग में नहीं आए, जो दोनों तरफ की मीटिंग में जिन्होंने शिरकत नहीं की है, वो बहुत दूर दूर के इलाके के, नासिक के इलाके के, विदर्भ के इलाके ऐसे हैं, और वो बहुत ज्यादा वेल नोन एमएलए नहीं है कि जैसे कि उनकी भूमिका क्या है, उनके कितने करीब है, वो समझ नहीं आ रहा है। दोनों गुटों को समझ नहीं आ रहा है। एक तो नासिक की जो आहिरे है लेडी, उन्होंने तो बता दिया है कि मैं सोच रही हूँ, मैं दोनों को मानती हूँ। उन्होंने अभी अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया, इसलिए जो 5-6 एमएलए जब तक जिन्होंने अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं की है, उनके बारे में आज कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर ये बात तो क्लियर है कि अजीत पवार की पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उसके ये देखते हुए ऐसा ध्यान में आ रहा है कि आगे जाके जो 36 का आंकड़ा है एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए, वो 36 का आंकड़ा, उस आंकड़े तक पहुंचने के उनकी कोशिश रहेगी। उसके लिए शायद आज शरद पवार के गुट में रहने वाले कुछ 1-2 एमएलए को भी लाने की उनकी कोशिश रहेगी, और जो नहीं जिन्होंने शिरकत की है आज की दोनों ही मीटिंग में, उनमें से कुछ लोगों को अपने गुट में लाने की उनकी कोशिश रहेगी। मगर एक जरूर है, एक क्लियर है कि वो उनकी कोशिश 36 का आंकड़ा गांठने की रहेगी।